नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे विरासत और वसीयत क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और ये लागू कब होता है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन तत्काल पहुँचे, जिससे नई से नई जानकारियाँ आप लोग प्राप्त कर सके। तो आज की जो वीडियो है वो है विरासत और वसीयत में क्या अंतर है और ये लागू कब होता है। तो ध्यान से आप देखिएगा, अगर ध्यान देखेंगे तो आप पूरा ही समझेंगे कि विरासत और वसीयत क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वसीयत क्या होता है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेंगे। मान लीजिए राम है, कोई राम है और उनके 1 2 3 यानी ए बी सी, ठीक है, ये इनके बेटे हैं। हो सकता है 4 भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। अब ये अपने जीवन काल में क्या करते हैं कि अपने जीवन काल में एक होती है स्वयं अर्जित और दूसरी होती है पैतृक। स्वयं अर्जित और पैतृक संपत्ति के विषय में जो है कि मैंने पिछले अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के विषय में हम पीछे वाली वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति, जैसे इस राम है, इन्होंने अपनी स्वयं अर्जित जो संपत्ति में जीवन काल में जो भी संपत्ति बनाया इनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है। तो ये अगर चाहे तो किसी एक बेटे, या तो ए के नाम या बी के नाम या सी के नाम, किसी 3 में से एक के नाम में अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ये जो नहीं एक के नाम में करेंगे, 2 के नाम में भी कर सकते हैं, हो सकता है तीनों के नाम में वसीयत कर सकते हैं। वसीयत इसलिए कर सकते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद में इन तीनों में आपसी विवाद ना हो। ये अनिवार्य नहीं है कि बेटे 3 ही होंगे या बेटियां 3 होंगी, ये अनिवार्य नहीं है। हो सकता है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 1 है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अगर उनके पिताजी से अच्छी बन रही है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वसीयत नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिक इनके नाम पे विरासत हो ही जाएगा, ठीक है। तो वसीयत व्यक्ति इसलिए करता है कि आपस में इन लोगों में विवाद ना हो। और दूसरा रीजन एक और भी होता है, नंबर 1 तो ये है कि विवाद ना हो, और दूसरा रीजन ये होता है कि हो सकता है कि राम का जो है सी से ना बनता हो या बी से ना बनता हो या ये से ना बनता हो, और वो समझ रहे हो कि मैं ये, उनके मन में हो कि मैं इनको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तो अपने जीवन काल में क्या करते हैं, एक वसीयत बनाते हैं। एक वाइट पेपर होता है, उस पर जो है कि वो वसीयत बनाते हैं। वसीयत बनाकर उसमें जिक्र करते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी और ए और बी में जो है कि ए और बी में बराबर बांटना चाहता हूँ, मैं सी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना। लेकिन किस में? सिर्फ स्वयं अर्जित संपत्ति में कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति में नहीं कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में सी का भी अधिकार होता है, ठीक है। और ये वसीयत कब लागू होता है? ऐसा नहीं कि आज इन्होंने वसीयत किया और आज ही के दिन से ही लागू हो गया। ये वसीयत राम की मृत्यु के बाद लागू होगा। कब लागू होगा? राम की मृत्यु के बाद लागू होगा, ना कि जिसने वसीयत किया उस दिन लागू हो जाएगा। तो करता हूँ, वसीयत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विरासत। विरासत क्या है? विरासत जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया। विरासत का मतलब है किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया और उनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ राम ही है, यहाँ राम है और इनके वही बेटे हैं ए बी और सी। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया और इनकी जो है कि राम की मृत्यु जो है बगैर बंटवारा किए हुए हो जाती है। और इनकी इसमें पत्नी भी है, ठीक है, इसमें इनकी पत्नी भी है, ये जो है एक बेटी है। तो इनमें जो है क्या है, इनमें जो भी राम के नाम में प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा जो है इनमें सब में बराबर बराबर होगा। इसमें इसका इनकी पत्नी का भी इसमें जो है कि इसमें जो है कि हिस्सा होगा, इनकी बेटी का भी होगा, बेटों का भी होगा। ये नहीं होगा कि अब विरासत में क्या है कि ये नहीं कह सकता है कि मैं बी को नहीं दूंगा, या पिताजी इससे खुश नहीं थे, या मैं सी को नहीं दूंगा, पिताजी इससे खुश नहीं थे। ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? राम को था। कब था? जब ये जीवित थे। जीवित के टाइम में अगर ये वसीयत कर देते तो यहाँ पे अधिकार था ए को अकेले जोतने का। लेकिन जब राम की मृत्यु हो जाती है बगैर वसीयत किए हुए, तो उनकी अब जो प्रॉपर्टी है वो विरासत के हिसाब से आपस में ये बंटवारा करेंगे, ठीक है। बंटवारा होगा, कौन किस किस का होगा? इसमें राम की पत्नी भी शामिल है, उनकी बेटी भी शामिल है, उनके बेटे भी शामिल है, जो भी बेटे हैं 1 2 3 या जो भी बेटियां 1 2 3 हैं को, तो वो भी इसमें शामिल है, और इनकी पत्नी भी शामिल है। तो ये जो
इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वसीयत होती है, जब भी कोई वसीयत कोई व्यक्ति करेगा तो वो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से ही वसीयत करेगा, ना कि वो पैतृक संपत्ति से वसीयत करेगा। पैतृक संपत्ति में उस बेटे का भी अधिकार होता है जिस बेटे को नालायक कहा जाता है, ठीक है। पैतृक संपत्ति में उस बेटे का भी अधिकार होता है, उस बेटी का भी अधिकार होता है जिसको लोग नालायक कहते हैं। ये कहते हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या दोनों बाप बेटों में, बाप पिताजी में और बेटे में जो है कि आपसी सहमति नहीं है, दोनों लोगों में सही से बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है। कम समय में, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है कि विरासत और वसीयत क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए समझ में आई होगी, ये जानकारी आप लोगों ने बहुत बढ़िया समझा होगा। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई मिस्टेक हो गया है या आप लोगों के समझ में नहीं आया या आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जा करके आपके जितने भी सवाल हैं उसको आप विस्तार से लेके उसका स्क्रीनशॉट लेकर 9456175575 पे सेंड कीजिए। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और संभव होगा तो उस पर वीडियो बनाने का हम पूरा ही प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।